सर सीधा सीधा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन नहीं प्रिडिक्ट कर सकता ना। कोई अगर आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन मैंने प्रिडिक्ट किया और आगे, बिल्कुल नहीं। ऑल वी कैन डू इज गुड मॉर्निंग, वेलकम टू विद्या गुरु एकेडमी। सो दिस इज अबाउट इकोनॉमिक्स मॉड्यूल। इकोनॉमिक्स मॉड्यूल में हमारा जो प्राइम पर्पस है वो आपको प्रीलिम्स की अंडरस्टैंडिंग और मेंस की अंडरस्टैंडिंग दोनों रहेगा। इकोनॉमिक्स मॉड्यूल क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, हम क्या क्या मॉड्यूल में चीज़ें कवर करेंगे, ये सब मैं आपको इस मॉड्यूल के थ्रू और इस लेक्चर के थ्रू बताऊंगा। सबसे पहले जानने की कोशिश करते कि इकोनॉमिक्स मॉड्यूल इम्पॉर्टेंट क्यों है, बराबर है। सो मैं दोनों बार बात करूंगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। पहले प्रीलिम्स की बात करते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये ग्राफ थ्रू फॉर एवरी डिफरेंट ईयर, स्पेशली फ्रॉम 2013 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि इन 2013 यूपीएससी हैज चेंज्ड इट्स पैटर्न, बराबर है। तो उन्होंने पैटर्न चेंज किया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को चेंज किया। पहले 150 क्वेश्चंस आते थे 11 तक, फिर बाद में उसी में सीसेट था, फिर सीसेट को अलग अलग किया। सो यू कैन सी फ्रॉम 18 एक साल 10 आए, बट 14, 20, ये हर साल द नंबर ऑफ क्वेश्चन बेंचमार्क अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ क्वेश्चन वाज ऑलवेज ऑन द अपर साइड ऑफ 15। एवरेज देखा जाए तो 16-17 तो है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर क्वेश्चन वैरी कर रहे हैं, तो उसी के साथ में यूपीएससी का कट ऑफ भी वैरी करता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप देखो तो 2013 में 18 क्वेश्चंस वेर आस्क्ड ऑन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में 18 क्वेश्चन है, मतलब मैं वो भी बताऊंगा, सब चीजें डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली क्या है। तो आप देखना कट ऑफ ज़्यादा था। मैं मोस्टली कट ऑफ भी अगर देखा तो 15 से थोड़ा सा ज़्यादा बात करूंगा। क्यों? बिकॉज पहले ये 2 साल में सीसेट वॉज पार्ट फॉर कट ऑफ, तो यहाँ पे आपको समझेगा 241 कट ऑफ गया था, यहाँ पे 205 कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ जो था वो आउट ऑफ 400 था एक्चुअली, ये जो था ये 400 था। उसके बाद में जब कट ऑफ चेंज, मतलब पैटर्न चेंज किया गया यूपीएससी की तरफ से, तो वो चीज़ें भी बदल गई। सो फॉर एग्जांपल 15 में कट ऑफ वाज अराउंड 107। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट समझना क्या है कि अगर मान लो हम बोल रहे हैं कि कट ऑफ चेंज हो रही है, तो आप देखना, जैसे एक एग्जांपल बताऊँ तो 2017 और 18 के कंपैरिजन में, तो 2017-18 के कंपैरिजन में फ्रॉम 16 इकोनॉमिक्स पे 13 क्वेश्चंस, तो कुछ क्वेश्चन है। एंड 2018 वाज द लोएस्ट कट ऑफ इन द, इट वाज अराउंड 97-98 मार्क्स के अराउंड कट ऑफ था 2018 में। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ओवर द पीरियड। अगर देखा जाए तो ये 3 साल में कट ऑफ तो ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, और उसी के साथ में जब कट ऑफ चेंज हो रहा है तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस भी उतना इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखेंगे। अब सबसे पहले बात ये करेंगे कि हम इकोनॉमिक्स मॉड्यूल कहते हैं, बट वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स है ही नहीं, पूरा इकोनॉमिक्स है नहीं। जो यूपीएससी ने सिलेबस दिया है, इट इज अबाउट इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमी में हम ऑब्वियसली बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें समझेंगे, लेकिन सोशल डेवलपमेंट में क्वेश्चंस ऑन लेट्स से पॉवर्टी, बराबर है, क्वेश्चन ऑन लेट्स से अनएम्प्लॉयमेंट, फिर उसके साथ में वेरियस क्वेश्चंस ऑन वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स भी, ये भी इसमें ही हम इंक्लूड कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल बोलूँ तो एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो भी देखेंगे। एक क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में ई नाम करके। अब मैं जो बोलूँगा या जो हम बात कर रहे हैं, काफ़ी बार ऐसा लगेगा सर आप कह क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप इस तरह से हो कि सर हमें बेसिकली नहीं आता है। तो ई नाम ही एकदम से क्या हो गया, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मे भी आपने सुना भी होगा या नहीं भी सुना होगा, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओवर द पीरियड आपको पहले लेक्चर में और ये सिंस आपके पास बार बार आप सुन भी सकते हो, अवेलेबल है, पहले लेक्चर में जितना कम समझ में आए, ट्रस्ट मी
over the few lectures you will have the command over the topic we have learned. आराम से जाएंगे, हर लेक्चर में आपको समझ में आएगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो रही है, हर लेक्चर में आपको समझ में आएगा कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला। मैं ऑब्वियसली आपको ये बात बता दूं कि आई विल बी नॉट जस्ट रीडिंग द कंटेंट, बराबर है कि आया ऐसे आई विल बी टीचिंग यू। उसका मतलब क्या है, उसके पीछे की फिलोसॉफी क्या है कि मैं अभी जैसे आप पढ़ रहे हो तो नोट्स बना रहे हो, मे भी शायद आपने ये ग्राफ का नोट्स नहीं बनाया और ज़रूरत भी नहीं, बट हाँ इतना मुझे जो कन्वे करना था कि इकोनॉमिक का काफ़ी अच्छा वेटेज है, इम्पोर्टेंस है। मतलब अगर हम कहते हैं हमारे लेक्चर्स में कि अगर आपको यूपीएससी का प्रीलिम्स निकालना है तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है पॉलिटी, बराबर है, उसके साथ में है एनवायरनमेंट, और अगर लास्ट बट नॉट द लीस्ट की तरह जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमी। ऑब्वियसली अलग चीज़ें, अलग सब्जेक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैंने हार्डली और रेयरली ऐसा मतलब नहीं देखा है ऑलमोस्ट कि ऐसा एस्पिरेंट जिसका प्रीलिम्स निकला हो और उनके ये 3 टॉपिक वीक है, खासकर इकोनॉमिक्स और एनवायरनमेंट, ऐसा नहीं होगा। तो अगर आप बहुत बार स्टूडेंट्स का क्या होता है कि राइटिंग स्किल अच्छा होता है, आर्टिकुलेशन अच्छा होता है, लेकिन उन्हें चांस नहीं मिलता मेंस लिखने का, 2-2, 3-3 अटेम्प्ट में तक नहीं मिलता, बिकॉज फाउंडेशनली बहुत लोग हिस्ट्री काफ़ी पढ़ लेते हैं, बहुत लोग अलग चीज़ें काफ़ी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको कट ऑफ क्लियर करने में हेल्प कर सकती है वो हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके बारे में एक फियर है, हमने इकोनॉमिक्स उस तरह से पढ़ा नहीं है, किसी का बैकग्राउंड नहीं होता है, बहुत कम लोगों का बैकग्राउंड होता है। फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का था, तो ऑब्वियसली बहुत डिफ़िकल्ट है, बट हालांकि मैंने मेरे प्रिपरेशन में भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल ही ऑप्ट किया था, मैंने मेरे 5 मेंस इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के थ्रू ही लिखे हैं, ठीक है, एंड आई हैव स्कोर्ड डिसेंटली। ऑब्वियसली फर्स्ट मेंस में बहुत ख़राब लिखा था, बट उसके साथ में फिर इम्प्रूव भी करते गए डेफिनेटली, ठीक है। अब ये इकोनॉमिक्स का एक बेसिक इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस बताना भी क्यों ज़रूरी है कि आपको ये भी समझ में आए कि हम आगे कर रहे हैं तो ये सब कर क्यों रहे हैं, ठीक है। ये भी पर्पज़ है, ऐसा नहीं कि 2-4 क्वेश्चन है इसलिए 2-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसके लिए 50 लेक्चर है, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी और ये भी चीज़ें बनाऊंगा, ठीक है। उसके साथ में अभी सबसे इम्पोर्टेंट आता है सर हमारे लेक्चर के साथ साथ क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो 2 चीज़ें पढ़ना, 2 किताबें बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़, और दोनों NCERTs है जो हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, क्योंकि मार्केट में NCERTs को कोई मार्केट नहीं करता, बराबर है, और NCERT खुद को नहीं मार्केट करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैं वो आपको बताऊँ जो इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 NCERTs आपके पास होनी चाहिए। अगर आप जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हो या आप ऑप्शनल नहीं पढ़ रहे हो, ऑप्शनल का ये कोर्स नहीं है, ये जनरल स्टडीज़ का कोर्स है। अगर आप जनरल स्टडीज़ के हिसाब से तो ये 2 NCERT ज़रूरी है। उसमें से जो फर्स्ट NCERT है ये 12th स्टैंडर्ड की NCERT है। सो दिस इज़ अबाउट द 12th स्टैंडर्ड, और ये आपको शायद दिख होगा नहीं रहा, बट दिस NCERT, इसका जो टॉपिक है इट इज़ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कौन सी है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की NCERT है। याद रखना मैक्रो क्यों, क्योंकि बहुत बार आपको माइक्रो भी पढ़ने के लिए कही जाती है, बट माइक्रो पढ़नी नहीं है। अब माइक्रो क्यों नहीं पढ़नी, मतलब बेसिकली क्या पर्पज़ है? माइक्रो इकोनॉमिक्स, हालांकि अगर मैं कहूँ तो 1 या 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बराबर है, माइक्रो आ सकते हैं। ऑब्वियसली यूपीएससी ने ऐसा कहा नहीं है कि हम किस पे से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, उन्होंने बस एक लिस्ट दी है, इलस्ट्रेटिव लिस्ट की, हाँ बस ये टॉपिक है, उसको एग्जॉस्टिव हमें बनाना होता है। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों नहीं पढ़ना है? उसका जो कॉस्ट टू बेनिफिट है वो बहुत पुअर है। उसकी के साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है, बराबर है, जो अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो बहुत अलग है एज कंपेयर टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज इफ यू आर द ऑप्शनल स्टूडेंट, ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, लेकिन वो हमारा आज का लेक्चर का पार्ट नहीं है। हमें इसलिए फोकस किस पे करना है, तो हमेशा याद रखना हमारा फोकस मैक्रो पे होना चाहिए। मैं वो भी समझाऊंगा आगे
कि मैक्रो होता क्या है, अभी बता देता हूँ। मतलब माइक्रो मैक्रो क्या डिफरेंट है, ये इसलिए भी कि आपको भी समझे कि ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं। अब मान लो कि मैं आपको पूछ रहा हूं एक एग्जाम्पल की तरफ कि आपको या पिछले 4 दिन में आपने क्या क्या किया, बराबर है। और अगर या मैं एक एग्जाम्पल थ्रू बोलूं कि पिछले 1 महीने में आपने क्या किया, बराबर है, तो आप क्या आंसर दोगे? सर पिछले 1 महीने में मेरा शायद GS1 का, सर मैंने ज्योग्राफी किया है, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, ये। और मैंने पूछा आपको कि पिछले 1 दिन में क्या क्या किया, तो आपको सिर्फ उस 1 दिन पे खुद का जो भी है प्रिपरेशन बोलना पड़ेगा। सो ये होता है माइक्रो। तो माइक्रो गोज इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का भी एकदम जो है बेसिक, बराबर है, इंडिविजुअल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। मतलब क्या कि पिछले 6 महीने में इंडिया का परफॉर्मेंस कैसे था, पिछले 3 महीने में इंडिया का GDP कैसा था, बराबर, ये सब चीजें देखेंगे। अब मुझे पता है ऑब्वियसली कि आपको शायद GDP सर यही तो पूरा पढ़ना है, और वो मैं बताऊंगा ये Q1 Q1 क्या लिखा है, सब देखेंगे कि एक साल में 12 महीने हैं, इकोनॉमी में 12 महीने का रिजल्ट भी आता है, लेकिन हर बार 3-3 महीने में भी रिजल्ट आता है, तो इसलिए इकोनॉमी में 4 क्वार्टर्स होते हैं। ये सब चीजें देखेंगे, ऐसा नहीं कि मुझे अभी सब बताना है, बट ऑब्वियसली आगे आगे देखेंगे। अनदर NCERT विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज, सॉरी, द NCERT इज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की NCERT ये जो है ये अभी नहीं पढ़नी है, मैं आपको बताऊंगा। आई विल स्पेसिफिकली गिव यू द डेट और आई विल मेंशन कि आपको पढ़नी कब है, बस आपको एक खरीद के रखनी है। अभी पढ़नी इसलिए भी नहीं है क्योंकि उसमें जो चीज़ें दी है, उसमें जो बात की गई है, वो बात करने समझने के लिए आपको बेसिकली कुछ पढ़ना पड़ेगा, आपकी कुछ अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए आपको। आप मान लो अगर पढ़ रहे हो कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसमें एक चैप्टर है, तो वो पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं कि बस वो चैप्टर पढ़ लिया, समझ आना चाहिए कि ऐसा क्या LPG से चेंज हुआ, ठीक है, LPG के पहले क्या था फिर, और ये सब मैं पढ़ाऊंगा आपको। और जब पढ़ाऊंगा उसके साथ में ये भी बताऊंगा, इनफैक्ट जो मैक्रो की भी NCERT है, बराबर है, ये भी मैं आपको बोलूंगा कि आज ये चैप्टर पढ़ लेना, घर पे है ये पढ़ लेना। जैसे मैं मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स है NCERT के वो कवर करूंगा, उसमें से काफ़ी चीज़ें बात भी करेंगे, बट एक इन जनरल बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ में 2 डॉक्यूमेंट्स आपको पढ़ने होते हैं, जो 2 डॉक्यूमेंट्स है उसमें से आपको दिख रहा होगा 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो पढ़ने ज़रूरी है। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज अबाउट द यूनियन बजट, ठीक है। सो यूनियन बजट का ये जो डॉक्यूमेंट है, जो गवर्नमेंट हर साल रिलीज करते हैं बजट के दिन में, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो होता है फॉर UPSC प्रिपरेशन इज इकोनॉमिक सर्वे, बराबर है। अब इकोनॉमिक सर्वे आपको दिखेगा, ये बजट के एक दिन पहले आता है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि बजट से ज़्यादा ज़रूरी इकोनॉमिक सर्वे है। आपको हमेशा दिखेगा, सो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल दिखा देता हूँ यहाँ पे, आपको बजट का ईयर दिखेगा 23-24 इस साल का, और इकोनॉमिक सर्वे का दिखेगा 22-23। अब मैंने जैसे बोला आपको कि इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में वो अंडरस्टैंडिंग दी हुई है कि पिछले एक साल में इकोनॉमी में क्या क्या हुआ, ठीक है, और बजट में कि अगले एक साल के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। तो इसलिए मैं मानता हूं कि आपको क्या पढ़ना जरूरी है, आपको ज्यादा बेहतर, ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना जरूरी है। वैसे मैं इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ाऊंगा, तो आप उसका भी टेंशन मत लेना, वी विल कवर द इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो। अब इकोनॉमिक सर्वे के साथ में ना 2 चीजें ज्यादा जरूरी है बताना मेरे तरफ से। एक आपको वो तो दिखेगा इकोनॉमिक सर्वे, सेकेंड ना एक स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स भी आता है। ये स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बहुत बार क्या है, बहुत पढ़ना होता है तो कुछ नहीं पढ़ना, वो भी जरूरी था कि आपको स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स नहीं पढ़ना है। और उसके साथ में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो और एक किताब है जो मैं चाहता हूँ और मैं मानता हूँ कि नहीं पढ़ी तो भी चलेगी, एंड दैट इज द इंडियन इकोनॉमी बाय उमा कपिला। अगर आप जनरल स्टडीज के स्टूडेंट्स हो, आपको जितनी ज़्यादा पढ़ाई है, आपने कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए, वो मैं चाहूँगा कि आपने ये किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। अगर कोई टॉपर कह रहा है तो आप एक बार कंसीडर कर लो, मतलब ऐसा नहीं कि सुन लो टॉपर का, सबकी अपनी अपनी ग्रास्पिंग होती है। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली पढ़ना है,
तो फिर तो कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आप जीएस के स्टूडेंट हो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि नहीं पढ़ाना तो भी चलेगा। इसमें जो चीज़ें दी हुई है मैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे से आपको कन्वे करूँगा, आप तक वो पहुँचाऊँगा। मे नॉट बी पॉसिबल कि उस चैप्टर से ही पढ़ाऊँगा, उस चैप्टर में का ही बताऊँगा, बट एक ओवरऑल, क्योंकि मैंने काफ़ी बार पढ़ी है, मैंने उसमें लिखा है, मेरे बोलने में, मेरे लेक्चर में कहीं ना कहीं से वो अंडरस्टैंडिंग या वो चीज़ें आप तक पहुँच जाएगी, आपके नोट्स में वो होंगी। जब मॉड्यूल कंप्लीट होगा और आप जब एक बार देखोगे कभी इंडेक्स, तो आपको समझ में आएगा कि इसका जो पूरा चैप्टर का एक ब्रीफ है कहीं ना कहीं आपके पास वो लिखा हुआ है। तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने ये चीज़ें, दो चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। एक सर्वे का स्टैटिस्टिक, अपेंडिक्स की पूरा स्टैटिस्टिक नहीं, और जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता ही दूंगा ऑब्वियसली। एंड सेकेंड, ये दो चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, आउटलाइन ऑफ आवर मॉड्यूल। सर हमारा मॉड्यूल कैसे रहेगा, क्या हम कैसे पढ़ेंगे, क्या बेसिक हमारा अप्रोच रहेगा। तो बेसिकली देखो, दो तरह से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है, बराबर है। सो सबसे पहला जो है वो प्रीलिम्स है और सेकंड जो है वो मेंस है, ठीक है। अब प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है, मैं ऐसा मानता हूं, और ओवर द पीरियड आप किसी को भी पूछ लेना, प्रीलिम्स इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम। इट इज मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल एग्जाम। कॉन्सेप्चुअल एग्जाम का मतलब क्या है कि ये एग्जाम आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ द इश्यूज चेक करती है। और ये जो एग्जाम है ये आपकी उसके साथ में जो अंडरस्टैंडिंग है, ये ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग चेक करती है। ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? अगर उसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल इकोनॉमी में कोई चीज हुई तो उससे अच्छा क्या होगा, उसका क्या क्या स्कोप है, ये चीजें ये यहां तक कवर करेंगे। और वही एक एग्जांपल से मैं भी बताऊंगा। मेंस जो होता है, मेंस जो सब्जेक्टिव एग्जाम है, इट इज मोर ऑफ हाउ यू कैन सॉल्व पर्टिकुलर इशू, हाउ और द वे यू कैन रिकमेंड द पर्टिकुलर इशू कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड। एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि कैसे कोई चीज हम देख सकते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल से मैं दोनों चीजें बताऊं, तो इकोनॉमिक्स की बात करूंगा। सो फॉर एग्जाम्पल ऐसा इमेजिन कीजिए, जस्ट अ सेकेंड, ऐसा इमेजिन कीजिए कि आरबीआई है, बराबर है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दो चीजें की है, बात एक ही है लेकिन दो चीजों से। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट जो है वो रेपो रेट इंक्रीज किए। मुझे पता है आपको रेपो रेट नहीं पता, और पता है तो भी अच्छी बात है, बट ऐसा कुछ देर के लिए समझ लेना, कुछ देर के लिए, कि आपको मैं बताना क्या चाहता हूं, ठीक है। प्लीज पेशेंस रखिए, मजा आएगा। अब रेपो रेट इंक्रीज किए, सो आरबीआई हैज इंक्रीज रेपो रेट। In prelims, the question may be on what will be the impact of this decision. For example, interest rate पे क्या आएगा, अलग अलग इस पे, ठीक है। In the mains exam, there may not be a single question on repo rate. सिंगल क्वेश्चन नहीं रहेगा रेपो रेट पे, लेकिन फिर हमारी पढ़ाई वेस्ट नहीं होगी रेपो रेट की, बिल्कुल नहीं। there may not be a single question। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आया, इन्फ्लेशन हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन इकोनॉमी, आपको क्वेश्चन आया इन्फ्लेशन हैज बिकम अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन इकोनॉमी, हाउ कैन इट बी टैकल्ड, आपको पूछ रहा है कैसे टैकल किया जाएगा। तो आप जब बताओगे इसको टैकल करना है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना है और आरबीआई को करना है, और आरबीआई को अगर टैकल करना है तो आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि रेपो रेट। तो जो चीजें यहां पे है, जो आप पढ़ते हो, जिस तरह से समझते हो, उन चीजों को अप्लाई करना इज व्हाट द मीन्स इज ऑल अबाउट, ठीक है। आई मे नॉट बी 100% कन्विंस्ड और यू मे नॉट बी 100% कन्विंस्ड कि सर हमें एग्जैक्टली समझ गया मीन्स के, ऐसा होता तो ये एग्जाम भी इतनी ये होती नहीं ना, आप करते भी थे ना, इतनी दुनिया में मानी भी जाती।
तो ऑब्वियसली इट विल वी आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अप्रोच एग्जाम विल इवॉल्व ओवर द पीरियड। बट हालांकि मैं आपको बताना चाहता था कि ये एग्जाम के अप्रोचेस कैसे हैं, कैसे अलग अलग है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट, और हम कोशिश क्या करेंगे कि इकोनॉमिक्स का प्रीलिम्स और मेंस दोनों ले। अब फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया यूपीएससी ने क्या किया है। यूपीएससी ने प्रीलिम्स का सिलेबस इकोनॉमिक्स का क्या दिया है, प्रीलिम्स का सिलेबस क्या दिया है, इट इज इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, बस। उसमें क्या है नहीं दिया, कोई किताब पढ़नी है नहीं दी, ये बस इतना बोला है। हमें क्या करना है, हमें अभी तक आए हुए क्वेश्चंस, उसका जो गवर्नमेंट के सोर्सेस है, फॉर एग्जांपल जैसे एनसीईआरटी एक बोला, उनमें क्या क्या चीज़ें दी है, क्या क्या तरह से क्वेश्चंस पूछे गए, इन सब का एक अंडरस्टैंडिंग करके एक बेसिक मॉड्यूल बनाना है। तो उसमें कोई टॉपिक्स है, सो फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम दिखेगा, पब्लिक फाइनेंस है। अब आपको ये लगेगा सर ये सब में है क्या, तो आप उसका टेंशन मत लो अभी कि सर नेशनल इनकम में क्या है, वो तो हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको पूरा पब्लिक फाइनेंस 2 मिनट में नहीं बता सकता, हाँ बता सकता हूँ लेकिन वो आपको समझेगा नहीं। अब मैं आपको ये भी बता दूं ना, पब्लिक फाइनेंस मींस नथिंग बट गवर्नमेंट बजटिंग। जो गवर्नमेंट बजटिंग एक्चुअली यूपीएससी ने मेंस के सिलेबस में दिया है, लेकिन हम इकोनॉमिक्स में उसको गवर्नमेंट बजटिंग नहीं करते, हम उसे कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। ये यूपीएससी ने भी नहीं दिया, बट ऑब्वियसली यही तो समझने के लिए, सीखने के लिए आप आ रहे हो। मनी एंड बैंकिंग, जैसे अभी आरबीआई का एग्जांपल दिया, बैंक्स का अलग अलग एग्जांपल, इन्फ्लेशन वो एग्जांपल दिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट आप जो देखते हो ना, आपने सुना होगा सर रुपया और डॉलर ये क्या है, इसका कैसे 1 रुपीज इज इक्वल टू 1 डॉलर इज इक्वल टू 80 रुपीज, ये कैसे हो गया सर, कहाँ से होता है, ये कौन डिटरमाइन करता है, ये सब बैलेंस ऑफ पेमेंट में पढ़ेंगे। क्रूड ऑयल का पेमेंट कैसे करते हैं, फिर बाद में कैपिटल मार्केट, सर मुझे तो शेयर्स खरीद के अमीर बनना है, तो उसकी कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है, कैसे है, क्या हर्षद मेहता ने किया तो किया क्या, क्यों कहते हैं उसको, अलग अलग चीज़ें। ऑब्वियसली आपको ज़्यादा स्कैम 92 के बारे में पता है, और हम उसको मानते हैं कि हाउ दैट स्कैम लेड टू रिफॉर्म्स, ये भी हम चीज़ें देखेंगे। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे मैंने कहा सोशल इश्यूज। फिर प्लानिंग इरा की बात करेंगे। प्लानिंग इरा क्या होता है ये अभी मतलब बस मैं बताऊंगा भी नहीं, बट इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद में कुछ चीज़ें डिसाइड की कि हम आगे बढ़े तो बढ़े कैसे, और जब बढ़ेंगे तो एक उसका आउटलुक डिसाइड किया कि हम हर 5 साल में जो कर रहे हैं, हमारे इलेक्शन जैसे उसी तरह, इलेक्शन में तो पॉलिटिकल मैंडेट मिलता है, बट क्या इकोनॉमिक मैंडेट भी ज़रूरी है, क्या हमारी प्रोग्रेस ट्रैक करना ज़रूरी है, क्या हमने जो टारगेट सेट किए वो अचीव कर रहे हैं, ये देखना ज़रूरी है। और इसके साथ में जो 5 ईयर प्लानिंग है वो स्टार्ट हुआ। देखिए हमारा 5 ईयर प्लानिंग के पीछे का लॉजिक भी बहुत सिंपल था कि जैसे इलेक्शंस में हम पॉलिटिकल मैंडेट की तरफ जाते हैं, क्या इकोनॉमिक मैंडेट हमें उस तरह से मिल रहा है या नहीं, हम उस तरह से कर रहे हैं या नहीं, ये भी चीज़ें हम देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और बहुत कुछ, ये इसलिए है क्योंकि कुछ चीज़ें कोई टॉपिक में डाल नहीं सकते, कुछ चीज़ें 2-3 टॉपिक में ओवरलैप करती है, कुछ चीज़ें कहीं अलग अलग टॉपिक में ओवरलैप करती है, तो उनको एक जगह बताना भी मुश्किल है। तो इसीलिए हम और बहुत कुछ जो हैपनिंग्स है वो बात करेंगे। स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ, आवर मॉड्यूल विल नॉट बी इंक्लूडिंग टू मच ऑफ द करंट अफेयर्स, ठीक है। दिस मॉड्यूल इज mostly given to you with the purpose of clearing your conceptual doubts, making sure you are sound with the thorough with the concepts. अगर आपको करंट में भी क्या चल रहा है वो और बेहतर समझना है, सो वी हैव आवर फ्लैगशिप कोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। वहाँ पे मैं बेसिक भी पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स का, लेकिन करंट पढ़ाऊंगा। इकोनॉमिक्स या कोई भी मॉड्यूल का, फॉर एग्जांपल अब देखिए हिस्ट्री में मे नॉट बी पॉसिबल कि करंट और इसका अलग हो, कुछ चीज़ें होंगी, बट बहुत बार ये डिफ़िकल्टी है एज अ टीचर कि मैं कौन सी चीज़ को कितने एक्सटेंड तक पढ़ा रहा हूँ। क्यों, मैं तो पढ़ा दूंगा, क्या आप उतना समझ पाओगे उस मोमेंट पे, क्या हर कोई समझ पाएगा? तो इसीलिए हर चीज़ को एज अ टीचर को पढ़ाना या मुझे आपको पढ़ाना, इट इज़ नॉट टू शो हाउ मच आई नो बट टू एंश्योर हाउ मच यू कैन अंडरस्टैंड। आज अगर आपने मॉड्यूल स्टार्ट किया, इन नेक्स्ट फ्यू डेज
आई वॉन्ट यू टू फील यू हैव गेन सम नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा बेसिक प्रीलिम्स का टॉपिक है, बराबर। सो और बहुत कुछ तो ऑब्वियसली वो तो है, बट एक मतलब अब जैसे मैंने कुछ बताया तो उसका एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। हम यूपीएससी ने इसी साल पूछा हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 2023 का। वो क्वेश्चन थ्रू आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं पर्पस ये है नहीं कि आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, ओ मुझे तो यूपीएससी का क्वेश्चन ही नहीं आया। डोंट वरी, आफ्टर दिस मॉड्यूल, मतलब मैं इसलिए ये कह पाता हूँ विद द कॉन्फिडेंस क्योंकि इतने साल मैंने जो पढ़ाया है, जो जिस तरह से पढ़ाया है, स्टूडेंट का जो फीडबैक है, मेरा तो ठीक है पढ़ाना एक लेवल पे ही होता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स का फीडबैक आता है कि सर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं हमारे, और मेरा भी पर्पस यही रहेगा। नॉलेज तो या जो भी वो तो ओवर द पीरियड आप पढ़ोगे, रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हमारा मेन पर्पस वो है। अब मैं जैसे क्वेश्चन है तो डिस्कस करेंगे। इन द पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट मेनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड मतलब कहना चाहते हैं कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, अमेरिका का यूएस फेडरल रिजर्व है, बराबर है, यूएस फेड है, कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक, मतलब रेट हाइक किया। मे नॉट पॉसिबल, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी बस समझ लो क्या कहना चाहते हैं। अब ये स्टेटमेंट 1 दिया है, वो कह रहे हैं कि सेंट्रल बैंक्स जनरली अज्यूम दे हैव एबिलिटी टू काउंटरएक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइसेस वाया मॉनेटरी मीन्स। अब आप थोड़ी देर पहले या आप इस वीडियो को पहले जाना, और मैंने देखिए रेपो रेट और ये एग्जांपल दिया था आपको कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वापस मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पर्पस ये है ही नहीं कि आपको ये आना चाहिए। पर्पस ये है कि जो मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम करता है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेपो रेट, इन्फ्लेशन, और इन दोनों के बीच में एक क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपकी एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्यों? क्योंकि बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, पता नहीं, फिर बाद में स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ 1। वैसे हालांकि आंसर यही है, बट आपको मैं कहना चाहूंगा यू कैन नॉट ब्लफ इन द एग्जाम कि ये लग रहा है कर दो, इसके पीछे बहुत फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है। आई विल अगेन कम बैक टू दिस क्वेश्चन, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई विल अगेन कम बैक टू दिस क्वेश्चन। कब? जब हम यूपीएससी का कोर्स का जब मॉनेटरी पॉलिसी करेंगे तब, और उस मॉनेटरी पॉलिसी में जो बाकी के भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके साथ ये क्वेश्चन मैं लूंगा, एंड दैट टाइम आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि आप इसका सही जवाब, मैंने तो अभी बताया लेकिन आप सही जवाब डिड्यूस कर पाओगे। दैट इज द कोर पर्पस ऑफ दिस लेक्चर सीरीज ऑल्सो, ठीक है। ये रही हमने अभी तक जो बात की है, थोड़ा सा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू थी। मेंस का सिलेबस देखते हैं। मैं ऐसा अज्यूम करता हूं कि जो भी स्टूडेंट है मेंस प्रीलिम्स दोनों के लिए पढ़ते हैं। अब हालांकि हम पढ़ते वक्त हमारा अप्रोच अलग अलग है, एग्जाम में सॉल्व करने का भी अप्रोच अलग अलग है, डेफिनेटली है, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मेंस में कैसे रहेगा। मुझे ये भी पता है शायद आपने मेंस का मॉड्यूल परचेज भी नहीं किया होगा, कोई इशू नहीं, फिर भी सुन लेना, 2 मिनट तो सुनने मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या है सिलेबस, देखिए कैसा सिलेबस है। तो इंडियन इकोनॉमी इश्यूज रिलेटेड टू और इश्यूज अराइजिंग रिलेटेड टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ से रिलेटेड है। अब यहाँ पे देखना गवर्नमेंट बजटिंग ऐसा दिया हुआ है, करेक्ट है। अब यहाँ पे जो गवर्नमेंट बजटिंग दिया है, जो हम हमारे प्रीलिम्स में भी देखने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस, बराबर है, पब्लिक फाइनेंस के अंदर हम पढ़ेंगे, उसी के बारे में दिया। फिर बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी चीजें दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे प्रीलिम्स में सिलेबस दिया है इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट, बट मेंस में इतना डिटेल सिलेबस है, सिर्फ एक पार्ट का, ये पूरा सिलेबस नहीं है, और उस सिलेबस को जो दिया है उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, इंक्लूसिव ग्रोथ पॉसिबल अंडर द मार्केट। सो अब इंक्लूसिव ग्रोथ को कनेक्ट किया है, समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर आई एम ऑलवेज इन फेवर, मीन्स इज क्वाइट प्रिडिक्टेबल। प्रीलिम्स में कौन सा आए, किस जगह से आए, कहां से, कोई से, बट हाँ एक ही काम कर सकते हैं हम प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए जितना चाहे उतना
कॉन्सेप्ट को क्लियर रख सकते हैं। द मोर यू आर फैमिलियर विद द कॉन्सेप्ट, जितना बढ़िया है, जितने साउंड है आपके कॉन्सेप्ट, यू कैन टैकल एनी क्वेश्चन। यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर ऑल क्वेश्चन, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, वो काम है। तो मेंस भी जैसे, तो मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, क्यों है, वो भी पढ़ाऊंगा ऑब्वियसली मेंस के इसमें। अभी बस आपको सिलेबस बता रहा हूं। जैसे कि ये क्वेश्चन हुआ, देन अनदर क्वेश्चन, सो फॉर एग्जांपल अगर ये देखा जाए तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, ये सीधा सीधा गवर्नमेंट बजटिंग का क्वेश्चन है। और जब मैं पढ़ा रहा था तो आई गेस 2021 में आया था, और मैंने जब मेंस का था तो मेरी बैच चल ही रही थी, और मैंने पब्लिक फाइनेंस शायद में भी मॉनिटर, तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो भी है उनको बहुत आसानी से रिलेट भी हो पाए। सर सीधा सीधा क्वेश्चन है, ऑब्वियसली मैं क्वेश्चन नहीं प्रिडिक्ट कर सकता ना, कोई अगर आपको बोल रहा है कि क्वेश्चन मैंने प्रिडिक्ट किया और आगे, बिल्कुल नहीं। ऑल वी कैन डू इज, यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है उसके नजदीक जा सकते हैं, जो मैं भी वही काम करूंगा, बट कोशिश करूंगा कि आपको उसको इफेक्टिव वे में, रट्टा नहीं मारना पड़े, चीजों को, कंसेप्ट को इंटरनलाइज करने को हेल्प करे, ठीक है। सो और एक क्वेश्चन अगर देखा जाए, सो फॉर एग्जांपल अब ये क्वेश्चन जो था, अब दिखेगा आपको कि इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, सीधा सीधा क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब देखो तो सीधा है इंफ्रास्ट्रक्चर और फिर बाद में इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, तो इस तरह से लिंक किया जाता है। ये मेंस है, बराबर है। तो मेंस में अगर मैं और बताऊं आपको, तो ऑब्वियसली आई डू नॉट वांट टू बम्बार्ड यू विद द मेंस एवरीथिंग, बट एक जस्ट रेफरेंस के लिए बताता हूं कि कैसे कैसे मेंस में क्वेश्चन उस तरह से आए। सिलेबस का भी जैसे ये पार्ट है, तो इसमें लैंड रिफॉर्म का ये जो पार्ट है आपको दिख रहा होगा, लैंड रिफॉर्म। तो अब लैंड रिफॉर्म पे भी देखना, सीधा क्वेश्चन है, हाउ डिड लैंड रिफॉर्म इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो हमें पढ़ना ही वैसे है कि लैंड रिफॉर्म है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कुमारप्पा कमेटी ने था, लैंड रिफॉर्म के 4 पिलर क्या है, और हर पिलर के पीछे की फिलोसफी क्या है, क्यों लैंड रिफॉर्म जरूरी थे। मेंस के लेक्चर में हम उस तरह से पढ़ेंगे, ठीक है। सो इंडिपेंडेंस के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्यों हुआ लैंड रिफॉर्म, क्योंकि उसका हिस्ट्री के साथ लिंक करेंगे, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या इंपॉर्टेंस था उसका, बराबर है। आपने सुना भी होगा जमींदारी, महलवारी, रैयतवारी, तो ये सिस्टम की क्या कमजोरी, क्या एक्सप्लॉयटेशन हुआ, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस के बाद फर्स्ट हमारा मेजर जो था इकोनॉमिक पॉलिसी में लैंड रिफॉर्म कैसे आया, वो भी देखेंगे। फिर उसके बाद में एग्रोनॉमी का सिलेबस है, एग्रोनॉमी में मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न है, इश्यूज रिलेटेड टू सब्सिडीज, बराबर है, फूड बफर स्टॉक्स, पीडीएस। अब ये सिलेबस दिया है, ऑब्वियसली मैं आपको हर चीज पढ़ के नहीं दिखाना चाहता, लेकिन ये सिलेबस। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, बराबर है, वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री डिफरेंट। अभी सीधा क्वेश्चन है, तो देखिए प्रेजेंट द चैलेंज बिफोर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, क्रॉपिंग पैटर्न से क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का क्वेश्चन है। सेकेंड यहाँ पे आपको दिखेगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, बराबर है। उसी इरिगेशन सिस्टम पे अभी क्वेश्चन देखना, टू एंड व्हाट एक्सटेंट माइक्रो इरिगेशन हेल्प इन सॉल्विंग इंडियाज वाटर क्राइसिस। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसी तरह से अगर वहां पे दिया है टाइप्स ऑफ इरिगेशन, तो माइक्रो इरिगेशन क्या है, मैक्रो इरिगेशन क्या है। जैसे माइक्रो इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन आता है, माइक्रो इरिगेशन में स्प्रिंकलर इरिगेशन आता है, तो उस तरह से उसका क्या बेनिफिट है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना क्या है, ये हमारा मेंस का पार्ट है। प्रीलिम्स में मैं थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली बताऊंगा, उसके बिना कंप्लीट नहीं होगा, बट मैं जेन्युइनली चाहता हूं कि आप दोनों कॉम्प्रिहेंसिवली समझे, दोनों को कॉम्प्रिहेंसिवली सीखे, और आपके नोट्स भी कॉम्प्रिहेंसिव हो ऐसा। और प्लीज उस तरह से अप्रोच भी मत करना, हाँ उस तरह से कि सिर्फ प्रीलिम्स देख लेते हैं फिर बाद में होने के बाद मेंस देख लेंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि दोनों यूपीएससी में पढ़ाई इंटीग्रेटेड मैनर में होनी चाहिए। दोनों को, एक अगर कॉन्सेप्ट है तो दूसरी जगह एप्लीकेशन है, तो ये दोनों चीजें साथ में हुई तो ज्यादा बेहतर है। हालांकि अगर आपको सिर्फ अभी मेन इमीडिएट टारगेट प्रीलिम्स का है, या इमीडिएट आपका प्रीलिम्स हो चुका है और इमीडिएट टारगेट मेंस का है, तो आप वो दोनों भी साथ में जो भी है आपको फिजिबल उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। बट मैं चाहूंगा एज अ टीचर, इवन एज अ मेंटोर, आई हैव जो मैं बोल सकता हूँ कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि आपको ज्यादा फायदा, शायद अभी ज्यादा बेटर आपको दिखे, ज्यादा फायदा आपको कॉम्प्रिहेंसिव या कंप्लीट कोर्स का ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज, और एक सीधा दिखेगा आपको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ऑब्जेक्टिव, फंक्शन, लिमिटेशन, रिवैम्पिंग, सीधा ऐसा टॉपिक है। अब देखो मेजर चैलेंजेस ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सीधा सीधा हाउ इट कैन बी मेड मोर
इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट, मतलब रीवैम्पिंग। तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। बफर स्टॉक, अब यहाँ पे देखना सीधा सीधा दिया है, इश्यूज रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी, बराबर है, फूड सिक्योरिटी सीधा दिया, उस पे व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उस तरह से क्वेश्चन है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, यहाँ पे आपको सीधा पॉइंट दिखेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसी पे सीधा क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ सुपरमार्केट इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब हालांकि इसका मतलब ये नहीं है, ट्रस्ट मी, इसका मतलब ये नहीं कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट देख लो और गूगल पे सर्च कर लेना। अनफॉर्चुनेटली हम जब पढ़ते थे तब प्रॉब्लम वाज एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब जब डिजिटल रिवॉल्यूशन हो गया है, नाउ द प्रॉब्लम इज द प्लेथोरा ऑफ इंफॉर्मेशन। इतना है तो इंपॉर्टेंट क्या है। सेकेंड, मैं भी स्टूडेंट रहा हूं, अभी भी स्टूडेंट से मैं सबसे ज्यादा इंटरेक्शन स्टूडेंट से करता हूं, उनके बीच में रहता हूं, सो दैट मुझे समझ में है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, आप जब इंटरनेट पर से पढ़ते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल गलत नहीं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, मैं खुद मानता हूं कि वो बहुत बड़ा मीडियम है। बट कभी कभी क्या हो जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो न्यू स्टूडेंट्स है, ये आपको बाद में ही समझ में आता है कि जब हम नए होते हैं हमको ऐसा लगता है इंटरनेट पर से मैंने नोट्स निकाल लिए, बराबर है, और वो नोट्स मेरे नोट्स हो गए। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज मेड और डिराइव्ड, मैंने मटेरियल बनाने में भी बहुत काम किया है, विद द पर्सपेक्टिव ऑफ अभी तक कैसा हुआ है। बहुत कम बार हम आगे इसका क्या हो सकता है इस पे काम करते हैं। और इसीलिए मैं आपको जेन्युइनली एडवाइस करूंगा कि जो कोई आपके मेंटोर्स हो, जो कोई आपके फ्रेंड सर्कल में हो, उनसे बात करना एंड गो फॉर द ऑथेंटिक सोर्स और ऑथेंटिक जो भी गाइडेंस है, कोचिंग है, जिसे भी आप बोल सकते हो। ऑब्वियसली अब क्या हो रहा है, मुझे पता है कि दिक्कत ये हो जाएगी कि सर आप क्लास है तो खुद ही बोल रहे हो कि ऐसा नहीं है। ये शुरू करने के पीछे भी मकसद ही ये था कि आप मिसगाइड कम हो, ठीक है। सो बैक टू द कोर्स, तो ऑब्वियसली दोनों हैं, प्रीलिम्स चाहो तो प्रीलिम्स है, मेंस चाहो तो मेंस है, आपके सूटेबिलिटी के हिसाब से जो भी है जैसा भी है, ठीक है, कोई इशू नहीं उसमें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम हमारा कोर्स क्या है उसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स जो हमारा मॉड्यूल है, अब इकोनॉमिक्स स्टार्ट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि गवर्नमेंट की हायरार्की क्या है, गवर्नमेंट में काम कैसे होता है। सो गवर्नमेंट में एट द वेरी टॉप इन इंडिया देयर इज अ मिनिस्ट्री कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द इंडिया विथ रिगार्ड टू द इकोनॉमिक मैटर्स, बराबर है। सो इकोनॉमिक मैटर्स में जो भी डिसीजन मेकिंग है, बराबर है, जो भी डिसीजन मेकिंग है इट इज द हाईएस्ट बॉडी, ठीक है। तो ये जो भी डिसीजन लेंगे वो सबको पता है, सब पे एप्लीकेबल होंगे और इनका काम ही वो है। अब इंडिया में फंक्शनिंग जो है वो ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री है और कहीं तो कुछ चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, आपको पता भी होगा। हर मिनिस्ट्री जैसे इंडिया में काम करती है, जिस तरह से भी काम करती है, हर मिनिस्ट्री को इंडिया में एक मिनिस्टर होता है, बराबर है, और मिनिस्टर होती है। सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ मिनिस्ट्री एंड मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय मिनिस्टर विच आर मोस्टली दी पॉलिटिकल एंटिटीज, बराबर है। मिनिस्टर्स होते हैं, एक मिनिस्टर होते हैं, दो हेल्प, एक हेल्प को भी डेप्यूटी भी बोल सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। अब क्या है, ये जो होता है, ये जो है, दीज आर नॉट दी परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स। पॉलिटी में आपको पता होगा, दे आर जब तक काम करेंगे विद द देयर इज अ प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तब तक ही काम करना है उनको, बराबर है, उनको कभी भी बुला जाए। लेकिन इंडिया का काम तो पूरे 12 महीने 365 दिन चालू रहना चाहिए, गवर्नमेंट आए जाए लेकिन काम तो होना चाहिए। सो देयर इज अ रोल फॉर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स विच इज नथिंग बट अवर ब्यूरोक्रेसी, करेक्ट है, जहां पे आप जा रहे हो। अब यही ब्यूरोक्रेसी परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, तो हर मिनिस्ट्री को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है।
अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया है और उस डिपार्टमेंट के होते हैं सेक्रेटरीज, उस डिपार्टमेंट के होते हैं सेक्रेटरीज और वो सेक्रेटरीज होते हैं IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के ऑफिसर्स, जिसकी ये एग्जाम है। तो इस एग्जाम से मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मिनिस्टर बन सकते हो, हालांकि कुछ IAS ऑफिसर्स मिनिस्टर्स भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर। रिसेंट अगर एग्जाम्पल देखूं तो यशवंत सिन्हा जो थे वो IAS ऑफिसर थे, छत्तीसगढ़ केडर के थे या झारखंड केडर के थे और बाद में अंडर द इंडिया गवर्नमेंट बिटवीन 1999 टू 2002 वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो मनमोहन सिंह, उसके पहले मनमोहन सिंह IAS ऑफिसर नहीं थे, लेटरल एंट्री थ्रू आए थे मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह भी फाइनेंस मिनिस्टर बनने के पहले फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे। वो फाइनेंस सेक्रेटरी रह चुके थे, वो RBI के गवर्नर रह चुके थे और उसके बाद में उनको 1992 में VP सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर भी बनाया था। वो भी स्टोरी बाद में देखेंगे, बहुत मजेदार है। वो स्टोरी नहीं देखेंगे हम, वो इशू समझ लेंगे कौन से टाइम पीरियड में उन्होंने जब बोली थी बात कि नोबडी कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज कम, तो यही बात का क्या सिग्निफिकेंट है। विक्टर ह्यूगो की वो कुछ लाइंस थी, वो भी समझ में लेंगे। तो बेसिकली सिस्टम को समझ लो पहले कि काम कैसे करना है। अब जबकि आपको कोई बोले कि मिनिस्ट्री है तो कभी भी याद रखना सिर्फ सिंपल मिनिस्ट्री नहीं होती है, तो मिनिस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट्स होते हैं। सो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट्स है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, DEA इसको शॉर्ट फॉर्म है। मोस्टली आप अगर वेबसाइट पे भी जाओगे तो DA.fin.nic.in ऐसा मिलेगा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है ये, इतना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट के मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जो है ये बनाने का काम भी है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूनियन बजट। यूनियन बजट का प्रिपरेशन ये डिपार्टमेंट करता है। अब यूनियन बजट का कर रहा है तो साथ में हमने देखा दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसके साथ दूसरा कौन सा था, +1.1 बोल सकते हैं, विच इज आवर इकोनॉमिक सर्वे। सो यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, ये दोनों डॉक्यूमेंट कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है मैं बाद में आपको बता भी दूंगा। हम देखेंगे आगे आगे और रिकॉल भी करेंगे चीजें कि सच में आपको याद है नहीं है, और बताऊंगा भी, रेफरेंस भी दूंगा कि देखिए हमने ये पढ़ा। तो इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट, यूनियन बजट दोनों को बनाने का काम किसका है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसी के साथ में जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सो फर्स्ट हमने देख लिया कौन से डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं। उसके साथ में जो यूनियन बजट था प्लस इकोनॉमिक सर्वे है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट इनका काम है, इट इज रिलेटेड टू द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट मतलब ऐसा नहीं कि सारी पॉलिसीज, वुमेन के रिलेटेड पॉलिसी वुमेन मिनिस्ट्री देखेगी, बट ऐसी पॉलिसीज जिसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, वो पूरा ये डिपार्टमेंट देखता है। सो फॉर एग्जांपल पब्लिक डेट मतलब गवर्नमेंट ने कितना कर्जा लेना चाहिए। ऑब्वियसली डोंट वरी, मैं आपको पूरा बाद में डेट क्या होता है सब समझाऊंगा, अभी बस आपके पास लिख के रखना, क्योंकि ये चीजें बाद में जब हम कनेक्ट करेंगे तो याद आएगा आपको, ठीक है। सो दिस इज रिलेटेड टू द पब्लिक डेट कि सरकार ने कितना लोन लेना चाहिए। इनफैक्ट एक बात बताता हूं आपको, जैसे मान लो आपने कभी कोई लोन लिया है, जैसे मान लो लेट्स से दिस इंडिविजुअल मिस्टर ए, इन्होंने कुछ लोन लिया है, तो इस लोन के साथ उनको क्या पे करना पड़ता है, हमेशा उनको पे करना पड़ता है EMI, बराबर है। अब EMI पे करना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जिस इंडिविजुअल ने लोन लिया, करेक्ट है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी तरह से गवर्नमेंट में लोन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस लेती है। लोन लेती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद इन इंडिया भी और आउटसाइड इंडिया भी, वो भी बाद में देखेंगे। इंटरनल लोन, एक्सटर्नल बोरोइंग सब देखेंगे, दोनों लेते, लेकिन उसका रीपेमेंट ये टाइमली हो रहा है या नहीं, या कभी मैं रीपेमेंट
मिस तो नहीं कर दिया, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की है, ठीक है, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ही है। तो याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। सो रीपेमेंट ऑफ डेट, बोरोइंग्स, ये सब काम वो करते हैं। अब उसके साथ में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बोलता हूँ। तो आपने बहुत बार पॉलिटी में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा, पहला मॉड्यूल इकोनॉमिक्स से सर हमारा, तो भी कोई इशू नहीं। आपने बहुत बार एक कॉन्सेप्ट होती है या एक चीज सुनी होगी जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। बराबर है, प्रेसिडेंट रूल, ये कभी तो सुना होगा मेरे ख्याल से, जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 356 में होता है, करेक्ट है, मेंशन किया है। अब मान लो कोई स्टेट में, जैसे मान लो अभी रिसेंटली कुछ हुआ और राजस्थान ये स्टेट में मान लो प्रेसिडेंट रूल है। अब राजस्थान स्टेट का खर्चा तो चलना है, जजेस की सैलरी है, ब्यूरोक्रेसी की सैलरी है, डेवलपमेंट काम है, बंद तो नहीं हो सकता ना, प्रेसिडेंट रूल है। तो उस टाइम पे राजस्थान गवर्नमेंट का, ये जो भी गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट का, द गवर्नमेंट विच आर अंडर द प्रेसिडेंट रूल, देयर बजट, सो उसको हम यूनियन बजट नहीं बोलेंगे, हम उनको स्टेट बजट बोलेंगे। उनका स्टेट का भी बजट कौन प्रिपेयर करेगा उस टाइम पे, सो इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो स्टेट्स के बजट व्हेन दे आर अंडर द प्रेसिडेंट रूल्स, दे आर आल्सो प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। उसके साथ में स्टेट्स का जब करते हैं तो यूनियन टेरिटरीज का भी करते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज अंडर द डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ यूनियन। सो फॉर एग्जांपल अगर आपको बोलूं तो जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ इज नॉट अ फुल स्टेट, इट हैज बीन यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो इन दोनों का जो बजट है, ये दोनों का बजट कौन बना रहा है, अभी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ही बना रहा है, ठीक है। तो अगर आपको याद करना है तो आपको क्या याद रखना है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, परमानेंट या टेम्पररी टाइम के लिए, उन दोनों का बजट, सर्वे या जो भी डॉक्यूमेंट है, इसका बनाने का काम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो ये बेसिक चीज समझ के रखना, याद रखना, ठीक है। सो दिस इज, मैं ऐसा मानता हूं कि अमंग, वैसे तो सारे डिपार्टमेंट्स इंपॉर्टेंट है, बट बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। मैं कोई और डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंस नहीं कम कर रहा हूं, ठीक है। अनदर वन इज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू मतलब क्या, तो आपको सबको पता है गवर्नमेंट क्या करती है हमारे पे, गवर्नमेंट हम पे इम्पोज करते हैं अलग अलग फॉर्म ऑफ टैक्सेस। फॉर एग्जाम्पल जो सबको पता है, रिसेंट में हर कोई पे करता है, विच इज अवर फेमस GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, करेक्ट है, सब पे करते हैं। गवर्नमेंट क्या करती है, और गवर्नमेंट का ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ये, और जैसे GST है वैसे आपका, अगर आपके फैमिली मेंबर्स का एक होता है, वो कहते हैं हम इनकम टैक्स, जो हम इंडिविजुअल, हमारे पेरेंट्स पे करते होंगे, हम GST पे करते हैं। सो वो जो है वो पूरा कितना आ रहा है, वो कलेक्शन के लिए जो लोग हैं, वो सब कुछ मैनेज कौन करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। एक एग्जांपल से अगर बात करूं तो मान लो आपको पता है आप यूपीसी की एग्जाम दे रहे हो। सो अगर आप यूपीसी की एग्जाम क्लियर करो तो विद गुड रैंक यू कैन बी IAS, और उसी के सर्विसेज में एक सर्विस होती है जिसे कहते हैं IRS, विच इज इंडियन रेवेन्यू सर्विस। तो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर्स का काम जो है, वो कौन उनको बोलता है, इट इज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू और बहुत इंपॉर्टेंट जो भी है कि पैसा आ रहा है तो टैक्सेस से आ किधर से रहा है, इनके बीच में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करती है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। मेरे को पता है थोड़ा सा बोर भी हो रहा होगा, आप ब्रेक भी ले लेना, थोड़ा सा रुक भी जाना, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली मैं सब नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। इसके अंदर दो इंस्टीट्यूशंस इंपॉर्टेंट है, एक है CBDT, विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आपको अभी डायरेक्ट टैक्स क्या है सर, ये सब क्या चल रहा है, नहीं पता, कोई इशू नहीं, हम आगे पढ़ेंगे। आप एक लेक्चर को सिर्फ ये मत देखना कि ये लेक्चर में क्या है, हम आगे पढ़ेंगे, सब चीजें मैं पढ़ाऊंगा,
समझाऊंगा और उस टाइम पे आपको बताऊंगा कि देखिए आपने पहले लिखा है, रेफरेंसेस दूंगा, आप पेशेंस रखिए, ठीक है, बहुत जरूरी है। सिंस अगर कैसा है, मान लो अगर ये ऑफलाइन क्लास होता तो मैं बोल सकता था आप आए हैं, बैठे, आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, आप आपके जो भी प्लेस ऑफ कंफर्टेबल है उससे पढ़ रहे हो, तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा रखना है। क्या है, यही एक टीचर को रिक्वायर्ड है कि ये स्टूडेंट शांति से सुने और आगे आगे आपको समझ में भी आएगा। अनदर वन इंस्टीट्यूशन जो है विच इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये जो आता है ये इसके अंडर जीएसटी आता है। ये भी बाद में देखेंगे, सब देखेंगे, बस आप अभी लिख लेना कि जो आईआरएस ऑफिसर्स है या रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को पैसा आता है, यहाँ पे दिखा है राजस्व विभाग भी, ठीक है, वो पूरा पैसा मैनेज करने का काम ये डिपार्टमेंट का है, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो इंपॉर्टेंट है, इट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब पैसा आया, अब वो पैसा खर्च करना है। अब खर्च तो सिर्फ एक मिनिस्ट्री नहीं कर रही, कौन कर रहा है, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो गवर्नमेंट की, डिफेंस कर रहा है, बराबर है, एजुकेशन कर रहा है खर्चा, बराबर है, कोविड के टाइम पीरियड में जैसे हम कह सकते थे हेल्थ खर्चा कर रहा है, बराबर है। उसके साथ में अगर देखा जाए अलग अलग ऐसे जो भी डिपार्टमेंट है, विमेन एंड डेवलपमेंट है, ट्राइबल है, गवर्नमेंट में बहुत डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत मिनिस्ट्रीज है, इनमें कॉमन है सब खर्चा कर रहे हैं, बराबर है। अब आप फॉर एग्जांपल देखो तो रोड एंड हाईवेज, इतने रोड गडकरी जी बना रहे हैं, तो ये सब खर्चा है। तो ये खर्चा अलॉट करना, ये खर्चे का पूरा हिसाब रखना, ये सारा कुछ काम है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का। तो आपको अब समझ में आया होगा ना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये दोनों इक्वल फुटिंग पे है, दोनों एक के बराबर एक है, ठीक है। सो आप अगर देखो तो जो भी आप सचिन सहवाग है मान लो, ऑब्वियसली मतलब ऐसा, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके साथ में और बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज ये डिपार्टमेंट मैनेज करते हैं, वो है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इज, आपको शायद पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस कमीशन, क्या फाइनेंस कमीशन, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मेंशन अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपका पॉलिटी पढ़ के नहीं हुआ है तो भी कोई इशू नहीं, आप बस इतना याद रखना कि देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशन थिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल में मेंशन्ड है, उस तरह की जो बॉडी है उसका नाम है फाइनेंस कमीशन, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। उसके बारे में पॉलिटी में आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स में मैं आपको वो क्या काम करती है वो बताऊंगा, उनका हेड कौन होता है, ये आईएससी बनते हैं वैसे तो, बट मैं मोस्टली वो चीजें अभी नहीं पढ़ाऊंगा, वो मेरा पार्ट नहीं है, लेकिन उसका काम क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे। अब बस इतना याद रखना कि फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है, फाइनेंस कमीशन रेकमेंड करता है यूनियन को, रेकमेंड करता है यूनियन को कि आपके पास जो पैसा कलेक्ट हुआ है, जो रेवेन्यू आया है आपके पास, जो पैसा आपने कलेक्ट किया है, वो पैसा आप स्टेट्स के बीच में, अलग अलग स्टेट्स के बीच में डिवाइड करो। सो फॉर एग्जांपल स्टेट लाइक लेट्स से महाराष्ट्र, यूपी, वेस्ट बंगाल एटसेट्रा एटसेट्रा, इन स्टेट्स के बीच में डिवाइड करो। ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन देता है, और फाइनेंस कमीशन ने बोला हुआ रिकमेंडेशन जब गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है तो स्टेट्स को पैसे कौन ट्रांसफर करता है, तो ये डिपार्टमेंट करता है। तो ये डिपार्टमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मान लो अगर कोई स्टेट को ट्रांसफर नहीं हुए तो फाइनेंस मिनिस्टर किसको पूछेंगे, सो फाइनेंस मिनिस्टर विल आस्क द सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्यों नहीं हुआ, क्या दिक्कत आ गई, क्यों ऐसा है, क्योंकि पार्लियामेंट में जब क्वेश्चन एंड आंसर सेशन चल रहा है और अगर कोई मिनिस्टर ने, कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने पूछा कि मेरे स्टेट्स के पैसे क्यों नहीं आ रहे, तो उस टाइम पे इनका काम होता है। इसलिए ये डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको अभी पूरी ग्रेविटी आ जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, आपको बेसिक काम समझ में आया तो भी ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसका काम बड़ा अच्छा है, इसका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो ये काम करता है गवर्नमेंट के बैंकिंग रिलेटेड ऑपरेशंस, गवर्नमेंट की जो बैंक्स है, एसबीआई, ये सब
को मैनेज करना, ऐसा नहीं कि एसबीआई को ये मैनेज करते हैं, बट सही से काम हो रहा है क्या नहीं। उसके साथ में इंश्योरेंस रिलेटेड काम, सो फॉर एग्जांपल आपको पता है LIC है, बराबर है, सो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, GIC है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, ऐसे गवर्नमेंट की अलग अलग कंपनीज है, बराबर है। उन कंपनीज का काम बराबर से चल रहा है या नहीं, उन कंपनीज के जो हेड है वो कैसे काम करे, वो रिपोर्ट किसको करेंगे, तो ये सब इनको काम करेंगे, इस डिपार्टमेंट को करेंगे। इस डिपार्टमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबको पता है, शायद आपने यूपीसी किया हो, नहीं किया हो, आज पहला दिन है यूपीसी का, लेकिन एक जो है, विच स्कीम इज कॉल्ड एज प्रधानमंत्री। आई होप आप सबने गेस भी की होंगी और करना जरूरी है, मन में वो बोलना जरूरी है, दैट इज जन धन योजना, PMJDY, जन धन योजना, द स्कीम फॉर द फाइनेंशियल inclusion of India, financial inclusion of Indians. That scheme, or this scheme, has been a transforming scheme, transforming the lives of people, millions, crores of people. Recent data अगर मैं बोलूँ तो 15th of August 2023 का डेटा है, in 9 years, क्योंकि ये 2014 को लॉन्च हुई थी, in 9 years more than 50 crore plus accounts have been opened under this scheme। 50 करोड़, USA की पॉपुलेशन भी नहीं है उतनी, अब देखो आजू बाजू 2-3 कंट्रीज मिल जाएंगी, उतने अकाउंट्स पिछले 9 साल में खुले हैं, विच मीन्स अभी तक जितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ था उससे ज़्यादा पिछले 9 साल में हुआ। दैट इज़ द इम्पोर्टेंस। और ये स्कीम में जो आप अगर कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है तो वो मिल रहा है नहीं, क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है नहीं, बैंक अकाउंट से आपको आपके अकाउंट में बेनिफिट्स आ रहे हैं क्या नहीं, यही स्कीम को बाद में गवर्नमेंट ने किसके साथ लिंक किया, आपको सबको जब LPG की सब्सिडी आती है, विच इज़ नथिंग बट DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। पहले क्या किया, इंडिविजुअल को बोला कि अकाउंट खोल लो और उस अकाउंट में आपको जो भी है उस चीज़ के बेनिफिट्स अगर है तो पैसे मिलेंगे। तो दैट इज़ द फिलोसफी। और ये सब मैनेज कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक एग्जांपल है। यही डिपार्टमेंट फिर बाद में किसके साथ काम करेगा, RBI के साथ काम करेगा। किसके बारे में काम करेगा कि फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाते हैं, बराबर है। अगर UPI है, डिजिटल पेमेंट्स है, क्या हम डिजिटल पेमेंट्स का पेनिट्रेशन बढ़ा सकते हैं, तो आप कोई भी आंसर इनफैक्ट मेंस में लिखो तो इस डिपार्टमेंट को ज़रूर कोट कर सकते हो, लिख सकते हो कि दिस डिपार्टमेंट इज़ प्रोएक्टिवली, और जिस तरह से वो बाद में देखेंगे, बट दिस इज़ द वर्क ऑफ दिस डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके साथ में जो हमारा नेक्स्ट डिपार्टमेंट है, इट इज़ द DIPAM, ठीक है। सो ये डिपार्टमेंट का काम क्या है, तो सबसे पहले मैं बेसिकली आपको फिलोसफी बोलता हूँ। सो डिपार्टमेंट का नाम है, मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल यही है समझना क्या है। सो इसका शॉर्ट फॉर्म है DIPAM, क्या है, तो आप बेसिकली इसको DIPAM करके याद रखना, हालांकि फुल फॉर्म भी ज़रूरी है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, ये है। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन बेसिकली आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताता हूँ कि ये काम क्या करते हैं। सो ऐसा अज्यूम कीजिए आपने सबने गवर्नमेंट की कंपनी सुनी होगी। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से BPCL, बराबर है। सो BPCL इज अ गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी। अब BPCL का काम क्या था और क्या काम है, BPCL का काम है कि आपको जो भी पेट्रोल डीजल जो भी है, बराबर है, मैं ऐसा कहूँगा, जो भी है वो आप तक डिस्ट्रीब्यूट करना, आप तक पहुँचाना, उसको इंग्लिश में कहते हैं, या द टर्म इज OMC। क्या है, OMC, दैट इज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ये उनका काम है। BPCL बनने को बहुत टाइम हो गया। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि BPCL ने बहुत काम कर लिया, मे बी द नेक्स्ट और द नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट 100 years वी नीड टू सेट अप द EV स्टेशन। हमें EV स्टेशन बनाने जरूरी है। गवर्नमेंट मेन थिंग नहीं, हमें ग्रीन हाइड्रोजन में भी काम करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि नहीं, ग्रीन हाइड्रोजन कैन बी द फ्यूचर।
और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है उतना, गवर्नमेंट के पास कभी पूरा पैसा नहीं होता है। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा बोरो करता है, लोन पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट होता है। अब गवर्नमेंट क्या बोलता है कि इस टाइम पे मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरे पास 3 कंपनियां और, एक HPCL भी है, एक IOC भी है और एक BPCL भी है। तो मैं तीनों में से मान लो BPCL को बोलता हूँ कि ये कंपनी के शेयर्स कोई और खरीद ले। मैं ये कंपनी किसी को बोलूंगा, आज मैं अगर 100% पार्टनर हूँ BPCL का, तो मैं ऐसा बोलूंगा कि ठीक है मुझे 100% नहीं रहना, मुझे 51% बना दो, मुझे 49% बना दो, या वॉट एवर दैट एक्स अमाउंट। और उससे जो पैसा आए, कैन आई इन्वेस्ट दैट मनी इनटू द अदर इन्वेस्टमेंट avenues which can propel the growth of Indian economy। उसका सारा काम, उसके बारे में सारी कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करना, उसके बारे में जो रिपोर्ट्स है वो रिपोर्ट्स पब्लिश करना, बराबर है, मिनिस्ट्री को एडवाइस करना, ये सारा काम इस डिपार्टमेंट का है। मैं बाद में आपको डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है ये भी पढ़ाऊंगा, अभी उसका सही समय नहीं है, पहले आपको इन्वेस्टमेंट पढ़ाना पड़ेगा, फिर बाद में डिसइन्वेस्टमेंट देखेंगे। सो दिस इज बेसिकली दी पर्पस ऑफ दीपम। ठीक है, ये पूरे गवर्नमेंट के एसेट्स, उसको कहते हैं हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, बराबर है, उसको कहते हैं PSE और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs। ये दोनों में से जो भी है, इन सब को मैनेज करना, इन सब में गवर्नमेंट का शेयर होल्डरशिप कितनी ज़रूरी है, वायबल कितनी है, ये सब देखने का काम इस डिपार्टमेंट का है। ठीक है, मैं अगर बोल रहा हूँ और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा, तो आप 1.25 1.5 पे भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं उस तरह से पढ़ाता हूँ कि, और मेरा पर्पस है कि इसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं वो भी बेसिकली सुने, जिसको थोड़ा बहुत आता है दे कैन डेफिनेटली हार्नेस द टेक्नोलॉजी, उसका पर्पस ही वो है। बट ऐसा मत करना कि सर कुछ भी नहीं समझ रहा है, फिर भी मैंने 1.5 पे 2x पे देख लिया। मैं बहुत बार ऐसे स्टूडेंट्स से मिलता हूँ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन वो कंप्लीट करते हैं। आप वैसे प्लीज़ मत करना, पर्पस को डिफीट नहीं करना है हमें। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, वापस देखना, पीछे देखना। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके पास अगर रेफरेंस है ईमेल कर सकते हो आप, बराबर, आपको उस पर मिलेगा, आपको इसी पोर्टल पे नीचे भी मिलेगा। आपको कोई डाउट है कभी भी है, आप डेफिनेटली हमें तक पहुँचिए, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई इशू नहीं, बराबर है। .in पे मेल कीजिए कि आपको कहाँ डाउट आ रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट में आ रहा है, आपको ऑडियो वीडियो जो फीडबैक है हम देंगे। पर्पस ये है कि आपका डाउट सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, अभी तक वैसे डाउट आने जैसा कुछ पढ़ाया भी नहीं सर आपने, बट पढ़ाएंगे। ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी तो बेसिक हम स्टार्ट करें। नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ठीक है, सो जो अभी बात की उसका ही है। अब जैसे हमने उसको मैनेज करना है, उनके शेयर होल्डर्स को मैनेज करना है, उसी के साथ में क्या वो कंपनीज जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है, क्या वो फंक्शन सही से कर रही है, बराबर है। अगर लॉस में है तो लॉस में क्यों है। सो एक एग्जांपल कहता हूँ, गवर्नमेंट की ओन्ड एक कंपनी थी एयर इंडिया, जो अभी गवर्नमेंट की ओन्ड नहीं रही है, गवर्नमेंट ने बेच दी। तो एयर इंडिया लॉस में है तो क्यों है, क्या हम इसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर कर सकते तो कैसे करेंगे, क्या करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते, सो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की, 30 साल से कोशिश कर रहा है, 20 साल से कोशिश कर रहा है कि एयर इंडिया को प्रॉफिट में लाए, बट एयर इंडिया हमेशा लॉस में है। अब लॉस का पर्पस क्या है और लॉस क्यों नहीं गवर्नमेंट ने बियर करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का खुद का पैसा नहीं है, वो किसका पैसा है, हमने टैक्सेस से पे किया है गवर्नमेंट को। तो इट इज वेरी मॉरली गलत है, वो इकोनॉमिकली गलत है वो, कि गवर्नमेंट कोई कंपनी को लॉस में चला रही है। उस टाइम पे गवर्नमेंट सोचेगी क्या मैं इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, क्या कंपनी को टर्न अराउंड कर सकते हैं क्या, अगर हाँ तो वो काम करेंगे कैसे ये, अगर ना, इफ द आंसर इज नो वी कैन नॉट, वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज, तो ये रिपोर्ट करेंगे दीपम को कि दिस पर्टिकुलर XYZ जो भी है, हम इसको टर्न अराउंड नहीं कर सकते, हमने काफ़ी कोशिश की, बट वी कैन नॉट एक्सप्लॉइट द टैक्स पेयर्स मनी
एनी मोर, एंड देन दीपम विल टेक द डिसीजन कि इसको बेचे तो बेचे कैसे, जो भी एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा। इस तरह से उसका फ़ायदा है कि आने वाले टाइम पीरियड में जो हमने टैक्स पे किया है उसका पैसा लॉस बनाने वाली कंपनी को नहीं जाए, रादर देन कोई कंपनी जो उससे कोई इफेक्टिव आउटपुट जनरेट करे उन तक पहुँचे, ये है। ठीक है, सो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर 6 डिपार्टमेंट्स है जो उस तरह से काम करते हैं। तो आपको ये सारा एक कंप्लीट पिक्चर दिखेगा जहाँ पे सारे एक बार में आपको दिखेंगे। उसमें सिर्फ आपको ये दिखेगा कि एक जो डिपार्टमेंट है पब्लिक एंटरप्राइज, बराबर है, ये डिपार्टमेंट को मैंने हल्का सा एक लाइन दिया है, बराबर है। ऐसा क्यों किया है? बिकॉज दिस डिपार्टमेंट वॉज प्रीवियसली अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज उनके अंदर था, बराबर है। और उसके अंडर होने के बाद रिसेंटली वो चेंज करके उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री में वापस शिफ्ट किया। इनफैक्ट आपको बोलूँ तो ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ये जब बना था 1965 में, ये बना था फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही। तब बना था ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज 1965 में, तब फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही बना था। लेकिन बाद में जब उस ब्यूरो को अपग्रेड किया, किसमें अपग्रेड किया? डिपार्टमेंट में, तब उसकी मिनिस्ट्री चेंज कर दी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री में। और रिसेंटली गवर्नमेंट के थिंक टैंक को ऐसा लगा, ऐसा उनका मानना है कि ये डिपार्टमेंट और बेहतर काम करेगा जब ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर ही काम करेगा, तो उनको वापस ट्रांसफ़र किया। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट है कैसा। आप अगर मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे जाओ, फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे, सो यू कैन सी दिस काइंड ऑफ ग्राफ, दिस काइंड ऑफ इमेजेस। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, इकोनॉमिक अफेयर्स, ये सारे 6 डिपार्टमेंट्स हैं। और आपको दिखेगा कि हर डिपार्टमेंट को जैसे सेक्रेटरी होता है, लेकिन देयर इज़ अ फाइनेंस मिनिस्ट्री हु इज़ द हेड ऑफ दिस मिनिस्ट्री। उनको असिस्ट करने के लिए 2 मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस है, मैक्सिमम 2 ही होते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं 2 होने चाहिए या 10 होने चाहिए, बट गवर्नमेंट का एक रूल है, गवर्नमेंट पे एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बेसिकली मैं आपका एक डाउट सॉल्व कर देता हूँ कि सर अब यहाँ पे आपको जैसे 2 दिख रहा है, तो मान लो अगर 50 मिनिस्ट्री है इंडिया में, बराबर है, और अगर 50 मिनिस्ट्री है तो उस 50 मिनिस्ट्री के हर मिनिस्टर को एक को 2 लोग दिए होते हैं क्या? 2 उनके मिनिस्टर फॉर स्टेट्स होते हैं क्या? तो आंसर इज नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था। कौन सा? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इट वाज पास्ड। उस एक्ट ने मैंडेट किया है कि जो टोटल लोकसभा के सीट्स है, टोटल लोकसभा की सीट्स है, मान लो जैसे अभी रिसेंटली 545 है, तो आउट ऑफ दैट 545 मैक्सिमम मिनिस्टर गवर्नमेंट कैन प्लेस इज 15%, इज 15%, उससे ज़्यादा नहीं। तो आप काउंट कर लेना, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फाइनेंस भी आते हैं, ठीक है, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर, वो सब नहीं दिखाएंगे डिटेल, लेकिन आपको ये बेसिक पता होना चाहिए। सो शी रिप्रेजेंट्स द हेड ऑफ द, शी विल प्रेजेंट द बजट, शी विल टेक द डिसीजंस। ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजंस फाइनेंस मिनिस्टर ही लेते हैं, कुछ डिसीजंस कैबिनेट कमेटी में भी जाते हैं, वो हम कभी और दिन सीखेंगे, उसका ये सही समय नहीं है। सो फाइनली मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हमने कुछ बेसिक चीज़ें समझी, और आगे जो हमारा पार्ट रहेगा इट इज़ द अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमी। यहाँ से हमारा मॉड्यूल एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे, ये नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। आपको आई होप फर्स्ट लेक्चर में थोड़े बहुत इनसाइट, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग, कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आई होंगी, बट ट्रस्ट मी, नहीं समझ में आई ये एंड नहीं है, ये बस एक स्टार्ट है। आप भी रैशनली सोचिए कि कोई चीज़ को पहले इसमें नहीं समझ सकते, मैंने ना कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है, हमने बस एक आउटलाइन देखा, बट आई एम श्योर आप कोई भी जो स्टूडेंट जिसने मॉड्यूल किया है
उनसे कांटेक्ट कर लेना, कम्युनिटी पे देख लेना, टेलीग्राम पे बहुत लोग आपको अपने मिल जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट करना. ट्रस्ट मी, you will over the period you will have fantastic understanding in this module. ठीक है. So next lecture start करेंगे with the fundamental concepts. ठीक है. So thank you very much, and this is just about the first lecture. We have many more to come. ठीक है. All the very best. Keep learning and keep enjoying of watching these videos. Thank you.